नमस्कार मित्रों, समाख्या यस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज है 16 सितंबर। आज ओजोन परत सुरक्षा दिवस भी है और आज हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं दैनिक जागरण के मुख्य खबरों का विश्लेषण। कर्तव्य पूर्ति के उपरांत ही त्याग का पथ चुना जाए। पहले हम कर्तव्य करें, फिर त्याग करने के जो रास्ते हैं उसको चुना जाए। अर्थात जब हम पहले कर्तव्य के द्वारा अपने कर्म के माध्यम से कुछ प्राप्त करें तभी तो आप त्याग कर सकते हैं, अन्यथा बिना काम करे हुए हम कुछ भी कहते रहे हमने ये त्याग दिया। आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और बिना तैयारी किए हुए कहते कि हमने सिविल सर्विस परीक्षा को त्याग दिया या हमने सिविल सेवा को त्याग दिया, हमने आईएएस नहीं बनना चुना, तो ये कोई त्याग नहीं कहलाएगा। पहले कर्तव्य की पूर्ति करें, पहले उसको अचीव करें, उसके बाद जो है त्याग का रास्ता आता है। आगे बढ़ने से पहले आग्रह है, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज जिन खबरों के बारे में हम जानेंगे वो आपके सामने लिखी हुई है, इन खबरों का हम विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक आधार पर क्यों नहीं दिया जा सकता आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि सुनवाई चल रही है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है, उसको चैलेंज किया गया है और उसके चैलेंज के ही सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। और ये संविधान पीठ देख रही है इस विषय को। तो संविधान पीठ ने कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता, क्या कारण है, क्यों नहीं देने चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। आर्थिक आधार पर जो है सकारात्मक कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता, ये पूछा गया है। यानी आरक्षण का आधार आर्थिक क्यों नहीं हो सकता। अगर ऐसे लोग 20% भी है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो ये संख्या बड़ी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहीं अभी तक गैर भेदभाव वाले समूह होंगे जो कई चीज़ों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। सिद्धांत रूप में अगर सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं लेकिन वे दूसरों की तरह ही सुविधाहीन हैं, तो फिर इसमें इतना गलत क्या है अगर वे एक समरूप समूह से संबंधित नहीं हैं। जस्टिस जो एस रविंद्र भट्ट हैं उन्होंने कहा है अगर हम थोड़ी देर के लिए ये चीज़ों को बाहर रख दें, SC ST OBC वाला विषय बाहर रख दें, तो उसके बाद सोचें तो आर्थिक आधार पर सकारात्मक कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता। जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है, उनकी तरफ से जो वकील उपस्थित हो रहे हैं उनका कहना है कि जो आरक्षण की जो अवधारणा है वो प्रतिनिधित्व को लेकर के है, वो किसी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए नहीं है। इसीलिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन, उसके आधार पर प्रतिनिधित्व की का अभाव, प्रतिनिधित्व की कमी के कारण से आरक्षण की व्यवस्था आई। और ये जो है ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो इस व्यवस्था के अगेंस्ट है। वहीं पर उन्होंने तर्क दिया कि जैसे ओबीसी में कई सारे ऐसे लोग हैं कि आरक्षण के बावजूद अभी तक जो उच्च वर्ग है, जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं, जनरल सामान्य वर्ग है, उससे ज़्यादा गरीब हैं। आय की दृष्टि से गरीब दलितों की हालत गरीब ब्राह्मणों से ज़्यादा खराब है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस कोटे से SC ST और OBC को बाहर रखा गया है, जो कि जाति के आधार पर बाहर रखा जाना समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ऐसी बात कही जा रही है। वहीं पर 103वें संविधान संशोधन अधिनियम जब बना था उस समय इस विधेयक पर कम बहस हुई, इसको लेकर के भी कोर्ट में कहा गया। तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया कि इस पर विचार नहीं करेगा कोर्ट, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि संसद में होने वाली बहस पर कोर्ट में विचार नहीं होता है और कोर्ट में होने वाली बहस पर संसद में उस पर बहस नहीं होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से, इसको कहते हैं शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये डिटेल में हमने जाना, आगे लगातार सुनवाई चल रही है, जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा हम आपको बताते रहेंगे।
संघाई सहयोग संगठन की बैठक में देखिए भारत की कूटनीतिक तटस्थता, जैसे भारत ने शुरुआत से ही अपने कदमों को स्पष्ट किया हुआ है और वो इस आधार पर कि हम किसी के साथ में नहीं हैं, किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सत्य के साथ में हैं, जो सही होगा उसके साथ में हैं, हम अपने हितों के साथ में हैं, भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। हमने रसिया के साथ तेल खरीदने की इच्छा थी, हमने तेल खरीदा, किसी के दबाव में नहीं आए। हम अमेरिका के साथ भी उतने अच्छे संबंध बना के रख रहे हैं, ब्रिटेन के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं, यूरोप के अन्य देशों के साथ भी उतने अच्छे संबंध हैं। वही पहल हमने संघाई सहयोग संगठन के जो शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है उसमें हमने अपनाया है। कल यानी जब 15 सितंबर को बहुत सारे नेता जो पहले पहुंच करके और उन्होंने एक दूसरे से मिले, जबकि भारत के प्रधानमंत्री देरी से गए। इसके पीछे कारण यही था कि वो नहीं शो करना चाहते कि ये जो शंघाई सहयोग संगठन जो है, ये मंच जो है वो रसिया के पक्ष में दिखे, ऐसा वो नहीं चाहता है भारत की। और रूस जो है इसको बताना चाहता है कि ये वैश्विक मंच जो है वो हमारी तरफदारी करेगा। तो इस प्रकार से भारत ने तटस्थता की नीति को अपनाया है। ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो रूस के साथ जो है कारोबार करता रहेगा और साथ ही साथ यूक्रेन को भी भारत मदद पहुंचाता रहेगा। वहीं कहा गया है भारत की तरफ से स्पष्ट कि उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव, उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री की बैठक होगी और उन्हीं के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री इस संघाई सहयोग संगठन में गए हैं। और भारत की तरफ से अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है कि पुतिन के साथ उनकी बैठक होगी, शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक होगी कि नहीं होगी, और ईरान के राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक होगी या नहीं होगी। जबकि रूस की तरफ से ऐसा बयान आया है कि पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, और ऐसा ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ भी मोदी की वार्ता होगी द्विपक्षीय, ऐसा ईरान की तरफ से बयान आया है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो एससीओ है उसमें क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी, उसके मुद्दे हम उठाएंगे। सदस्य देशों के बीच कारोबार को गति देना, उसको स्पीड अप करना, उसके कनेक्टिविटी को मजबूत करना, वहीं आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को बढ़ाने संबंधी सुझाव ये रखे जाएंगे। वहीं क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा एससीओ के विस्तार, कैसे इसका और सदस्य इसमें जोड़ा जाए, इस संगठन के सदस्यों के बीच सामूहिक हित यानी म्यूचुअल इंटरेस्ट, साथ ही साथ उनका कोऑपरेशन, उनका सहयोग बढ़ाने पर भी बात होगी। और इसमें विशेषकर कारोबार इन ट्रेड, इकोनॉमी, कल्चर और टूरिज्म के सहयोग बढ़ाने के लेकर के कई फैसले हो सकते हैं। कारोबार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र के सहयोग बढ़ाने को लेकर फैसले हो सकते हैं। और भारत ने एससीओ के देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ जो है मजबूत ढांचा बनाने पर जोर दिया है। आतंकवाद के खिलाफ एक मंच जो बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भारत अभी एससीओ रेड्स का अध्यक्ष भी है। सदस्य देशों के बीच इस बात को लेकर सहमति है कि आतंकवाद की समस्या का स्रोत कौन सा देश है, क्योंकि हमेशा ये प्रश्न उठता रहा है कि पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य है और पाकिस्तान ही जो है आतंकवाद का स्रोत है, तो ऐसे में कैसे ये काम करेगा। तो भारत ने स्पष्ट किया कि सदस्य देश जानते हैं कि कहाँ से आतंकवाद पनप रहा है। और रूस से तेल की खरीद सरकारों के बीच समझौता नहीं है। हमारे विदेश सचिव ने कहा है कि जो रूस से तेल खरीद हो रही है वो सरकार नहीं खरीद रही है, वो कंपनियां खरीद रही हैं। कंपनी, वहाँ की कंपनी से सीधा तेल को खरीदा जा रहा है। वहीं पर भारत जो G7 ग्रुप है, ग्रुप 7, G7 समूह के जो सदस्य देश हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो है क्या करे, इस पर रोक लगाए, तेल वहाँ से न खरीदे। लेकिन भारत ने कहा है कि हम G7 के सदस्य नहीं हैं, तो हमारे ऊपर उनकी कोई भी बात मान्य नहीं होती है। वहीं पर जापोरिजिया संयंत्र में रूस की बेदखली के प्रस्ताव से भारत दूर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया है कि रूस से यूक्रेन का जो जापोरिजिया परमाणु संयंत्र है, जो न्यूक्लियर प्लांट है, उसको खाली करने के लिए कहा गया है। इसको लेकर के 35 सदस्यों वाले इस बोर्ड में रूस, चीन, भारत शामिल है। और रूस, चीन ने वोट
दिया है इस प्रस्ताव के विरोध में। वहीं भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, सेनेगल और बुरुंडी मतदान से दूर रहे हैं। तो ये लगातार हम देख पा रहे हैं कि कैसे भारत दूरी बनाए हुए है, तटस्थ रह रहा है, अपने न्यूट्रल पोजीशन में है, अपने हितों को ध्यान में। अब हम उज्बेकिस्तान की पोजीशन देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। उज्बेकिस्तान हम जानते हैं कि भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ है। अफ़गानिस्तान की बाउंड्री इससे लगती है, ताजिकिस्तान की बाउंड्री लगती है, किर्गिस्तान की बाउंड्री लगती है और तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री लगती है। और ये जो संघाई सहयोग संगठन का जो बैठक हो रही है शीर्ष नेताओं की, वो समरकंद में हो रही है, जबकि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो ताशकंद हम देख पा रहे हैं कजाकिस्तान के पास में है, और ये समरकंद जो है वो ताजिकिस्तान से इसकी बाउंड्री लगती है। समरकंद एरिया है, क्षेत्र है, और समरकंद एक शहर भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है ये, ऐतिहासिक धरोहर में भी आता है। तो इसको हम लोकेट करेंगे, यहाँ देखेंगे अरल सागर भी जो है उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर, अरल सी है, ठीक है। वहीं पर एक और मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो है कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाला हिजाब संबंधी मामला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम यहाँ पर कुरान की व्याख्या करने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ धार्मिक मामलों की व्याख्या नहीं करते हैं, हम यहाँ वैधानिक मामले देखते हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, हम लगातार इस विषय में आपको बताते जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 19(1)(a) यानी 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो ड्रेस निजता में आती है और निजता अभिव्यक्ति की आज़ादी में आती है। तो जो है पहनावा, हमारी ड्रेस जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध केवल आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 ही लगाता है, उसके अलावा इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये एक मुद्दा सामने आया है, और यह कहा गया है जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील उन्होंने, कि ये मामले को संवैधानिक पीठ को भेजना चाहिए। संवैधानिक पीठ मतलब 5 जजों की पीठ को ये मामला जाना चाहिए, 2 जजों की पीठ इस पर निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि ये संविधान की व्याख्या का मामला भी बनता है। तो और साथ साथ में कहा गया है कि इस मुद्दे पर 3 देशों दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और केनिया के फैसलों का जो है हवाला दिया गया है, और उसमें कहा है कि जो ड्रेस है वो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा होना जरूरी नहीं माना गया है ड्रेस को, और वो निजता के अधिकार में आता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के तहत जो है धर्म की जो प्रथा है वो जो है वो अभिन्न हिस्सा के रूप में आती है। वहीं लगातार इस विषय पर चर्चा चल रही है कि सिखों की जो 5 का है, जिसमें पगड़ी है, कृपाण है, केस है, कंगा है, तो ये कड़ा है, तो ये सब चीज़ें अगर आप पहन सकते हैं तो हिजाब क्यों नहीं। तो इस पे लगातार बात चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे लगातार सुनवाई कर रहा है। देखो डिसीजन क्या आता है, लगातार हम आपको इस विषय में बताते रहेंगे। शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए इंडियन स्वच्छता लीग बहुत अच्छी पहल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन किया है, और इसमें 850 टीमें बनी हैं, अलग अलग शहरों के नाम से 850 टीम बनी है। बनारस वॉरियर्स है, आरा योद्धा, नवी मुंबई इको नाइट्स, चंडीगढ़ चैलेंजर्स, इनक्रेडिबल इंदौरीज। इन टीम के माध्यम से उस शहर को स्वच्छ किया जाएगा, तटों को स्वच्छ किया जाएगा, पर्यटन स्थलों को स्वच्छ किया जाएगा। इसमें बहुत सारे देश जो हैं वो प्रदेश जो हैं वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिसमें उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनकी जो है टीमें वो बहुत बड़ी मात्रा में हैं। वहीं मेगा सिटी है, उनमें से मुंबई एम्पीरियर, दिल्ली की स्वच्छता प्रहरी, एनडीएमसी वॉरियर्स, नम्मा चेन्नई, अदम्य बेंगलुरु, हेरिटेज अहमदाबाद और हैदराबाद चैंपियंस, ये प्रमुख टीमें जो हैं वो हैं। वहीं
इसके तहत जो कंपटीशन होगा वो गया के विष्णुपद मंदिर, सीताकुंड, आगरा में ताजगंज, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, अयोध्या में नया घाट, लखनऊ में लाल बाग, वाराणसी में 80 घाट जैसे स्थानों पर सफाई अभियान इसमें चलाया जाएगा। तो इस प्रकार की पहल होती रहनी चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव भावना आएगी, इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी सहयोगी संघवाद। और इससे पूरा देश बहुत जल्दी साफ होगा। बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें भाग ले रही हैं, जैसे नवी मुंबई इको नाइट्स के कप्तान जो है वो संगीतकार शंकर महादेवन हैं। इंदौर की टीम इनक्रेडिबल स्वच्छ इंदौरी, इसका नेतृत्व क्रिकेटर वेंकटेश्वर अय्यर कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ चैलेंजर्स की अगुवाई सांसद और अभिनेत्री किरण खेर कर रही। ओलंपिक स्वर्ण विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, गायक बी प्राक, गोल्फर जी मिल्खा सिंह चंडीगढ़ के टीम के हिस्से हैं। तो बड़ी बड़ी हस्तियां जब इसमें भाग लेंगी तो आम जनता इसमें बढ़ चढ़ करके और भाग लेगी और इस स्वच्छता अभियान को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार ने जो है उसका वन विभाग के सहयोग से हैदराबाद की रिसाइकल कंपनी ने रुद्रप्रयाग जिले के चोपता तुंगनाथ क्षेत्र में प्लास्टिक में बंद जो पेय और खाद्य पदार्थ आ रहे हैं उनको QR कोड लगाया गया है, ताकि पता चल जाए कि प्लास्टिक बंद डिब्बा कहाँ पर है और इससे प्लास्टिक मुक्त जो है उत्तराखंड बनाया जा सकता है। उस पर स्कैन करके तीर्थयात्री अपने यात्री पर्यटकों को कोई सामान नहीं मिल पाएगा, ताकि उनकी पहचान हो सके ये जो है प्लास्टिक कहाँ कहाँ तक जा रही है और उसका निपटान आसानी से हो सके। आगे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक परियोजना से खुल रहे हैं विकास के अनगिनत द्वार। जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर बनिहाल रेल लिंक परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर के विकास के अभियान में गति और शक्ति दे रही है। तो गति शक्ति, PM गति शक्ति जिसको हम कह रहे थे, तो उसी दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें तो जम्मू कश्मीर या कोई भी ऐसा भारत का या हिस्सा जहाँ पर पिछड़ापन है, जहाँ विकास अधूरा रह गया है या विषम परिस्थितियाँ हैं, विषम भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पर कठिनाई होती है, आवागमन नहीं हो पाता है, ऐसी जगहों पर अगर परिवहन पहुँचता है तो विकास बहुत तेज़ी गति से बढ़ता है और वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। तो ये जो ऊधमपुर बनिहाल रेल लिंक परियोजना है, इसकी 75% भूमि परियोजना को देने वाले 799 लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई है। वहीं 80% कार्य जो है कटड़ा और बनिहाल रेल मार्ग में बन रहे पुलों का पूरा हो चुका है। 98% यानी 98% काम कटड़ा बनिहाल रेल मार्ग पर सुरंगों का पूरा हो चुका है। वहीं 5 करोड़ मानव दिवस के बराबर रोजगार का सृजन हुआ है। सर्वाधिक लाभ स्थानीय आबादी को मिला है। 14,069 लोगों को परियोजना में रोजगार मिला है। 320 छोटे बड़े पुल और सुरंग बनाई गई हैं। 73 गाँवों को सड़क संपर्क से जोड़ा गया है, रोड कनेक्टिविटी से उनको जोड़ा गया है जहां कभी वाहन नहीं पहुंचते थे। और रोजगार, सड़क संपर्क, चिकित्सा, शिक्षा, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने से इस स्थान पर समृद्धि आ रही है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्क पुल जो है कटला बनिहाल रेल मार्ग पे चिनाब नदी पर बन रहा है 359 मीटर। ये ट्रैक बिछाने का काम नवंबर तक पूरा होने की इस पर उम्मीद है। ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। रोजगार के साथ साथ समृद्धि भी वाली है। ये रेल ट्रैक जहाँ से गुजर रहा है वहाँ बसे लोगों के लिए रोजगार के साथ बेहतर सड़क संपर्क देगा, चिकित्सा मुहैया कराएगा, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, खुशहाली आएगी, समृद्धि और व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार होगा। यहाँ पहले कभी चौपहिया वाहन नहीं पहुँचते थे, वहाँ पर अब रेल पहुँच रही है। 3 चरणों में ये महत्वाकांक्षी परियोजना है। 2 चरण अब तक पूरे हो चुके हैं, वहाँ ट्रेन चलने लग गई है। एक चरण रह गया है। ये दुर्गम माने जाने वाले 111 किलोमीटर लंबा कटरा बनिहाल रेल सेक्शन में उसमें भी काम तेज़ी से चल रहा है। इस सेक्शन पर अब तक जो है 30,674 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। रियासी और रामबन जिले में ये सेक्शन पड़ते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में परियोजना चमत्कारिक बदलाव ला रही है। और 65% जम्मू कश्मीर के निवासी हैं जिनको रोजगार दिया गया है। 262 किलोमीटर अतिरिक्त सड़क का निर्माण किया गया है। इससे करीब 1.5 लाख से अधिक आबादी को सीधा लाभ पहुंचेगा।
97 पुल और सुरंगें होंगी कटरा बनिहाल सेक्शन में। 111 किलोमीटर हिस्से का ये कटरा बनिहाल सेक्शन है। उसमें 27 पुल 37 सुरंगें हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल के अनुसार 58 किलोमीटर रेलवे ट्रैक सुरंग से होकर गुजरेगा। 98 किलोमीटर केवल सुरंग में जाएगा। कटरा बनिहाल रेलवे स्टेशन का काम अंतिम चरण में चल रहा है। रियाई जिले में 105 फुट गहरी खाई पर बने पुल नंबर 39 पर रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, जो इंजीनियरिंग का चमत्कार है। और पुल में लगे तमाम खंभे, जो बीच वाले खंभे की ऊंचाई जो है वो कुतुब मीनार से भी ऊपर है। इससे कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन पहुंच जाएगी। सामरिक शक्ति बढ़ेगी, स्ट्रेटेजिक पावर जो है वो भारत की बढ़ेगी। सेना का काफिला कुछ घंटे में जम्मू से कहाँ तक, उत्तरी कश्मीर तक पहुंच जाएगा। पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो विकास भी तेज होगा, और विकास तेज होगा तो समृद्धि आएगी, वहाँ पर लोग खुशहाल होंगे। 78 किलोमीटर जम्मू उधमपुर कटला माता वैष्णो देवी धाम का कटरा पहले से रेल मार्ग से जुड़ चुका है। उधमपुर कटला का 25 किलोमीटर लंबा जो ट्रैक है वो 11 किलोमीटर तक सुरंगों से गुजरता है। वहीं 129 किलोमीटर कटरा कांजीगुंड रेलवे ट्रैक के लिहाज से इस परियोजना का हिस्सा सबसे दुर्गम क्षेत्रों में से एक है। इनमें से 18 किलोमीटर बनिहाल से काजीकुंड तक ये ट्रैक चालू हो चुका है और शेष पर काम चल रहा है। 119 किलोमीटर काजीकुंड से बारामूला तक ट्रैक पर करीब 1 दशक से ट्रेन दौड़ रही है। अब इसके विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। 2 अक्टूबर तक यहाँ बिजली से ट्रेन चलने लग जाएगी। तो ये कितना दुर्गम स्थानों पर जो है ट्रेन को पहुंचा करके भारत सरकार अद्भुत काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह के सामने असम सरकार 8 आदिवासी समूह में शांति समझौता। लगातार उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों में जो सशस्त्र विद्रोह आदिवासियों के जो हो रहे थे वो लगातार कम होते जा रहे हैं। कल जो है असम सरकार के बीच में 8 जो आदिवासी समूह हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये 2024 तक केंद्र सरकार का प्रयास है कि पूर्वोत्तर में आज़ादी के बाद से चले आ रहे जितने विवाद हैं वो समाप्त कर दिए जाएं और यहाँ पर शांति स्थापित हो जाए और विकास की प्रक्रिया तेज हो जाए। असम में 60% से अधिक क्षेत्र जो है वो आफस्पा से मुक्त हो चुका है। आफस्पा मतलब सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। वहीं त्रिपुरा और मेघालय पूरी तरह से आफस्पा हट चुका है और दूसरे क्षेत्रों पर भी ये हटने की ओर लगातार प्रगति कर रहा है। इसके सभी बिंदुओं पर तत्काल काम शुरू कर दिया गया। इससे क्या हुआ, लोगों में विश्वास हो रहा है कि हाँ, केंद्र सरकार केवल वादे नहीं कर रही है, ये हमारे वादों को पूरा भी कर रही है। 2014 में 824 हिंसक घटनाएं हुई थी, वहीं पर अब केवल 158 रह गई हैं। 2014 में 181 जवान मारे गए थे, वो अब केवल 6 जवानों तक सीमित हो गया है। वहीं पर जो घटनाएं हैं, विशेष बल के मारे जाए जवानों की संख्या में 20 से घटकर मात्र 2 और मरने वाले आदमियों की संख्या जो 212 थे वो 6 रह गई है। तो लगातार ये कमी आ रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर भारत को जो है वो भारत की मुख्य भूमि से और मुख्य कामों से जोड़ा जा रहा है। एक आंकड़ा दिया गया है कि 2006 से 14 के 8 साल और 2014 से 2022 के 8 सालों के बीच में कितनी घटनाएं कम हुई हैं। हिंसक घटनाओं में 63%, 63%, सुरक्षा बल के जवानों की मृत्यु में 58%, आम नागरिकों की मृत्यु में 78 यानी 78% की कमी आई है। वहीं पर जो सीमा विवाद चल रहे हैं राज्यों के बीच में, उन पर भी लगातार समझौते की बात चल रही है। अभी अरुणाचल प्रदेश, असम के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठ कर के बातचीत हुई है और कहा है जो सीमा विवाद है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। मार्च में असम और मेघालय के सीमा विवाद में 12 में से 6 मुद्दों को सुलझा लिया गया था, उनका समझौता हो चुका था। तो ये है पूर्वोत्तर की स्थिति। वहाँ पर जो आदिवासी समूह हैं वो लगातार, जनजाति समूह लगातार अपना समर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आगे बात करते हैं भारत में चीतों का आगमन। हमको पता है कि भारत में 17 सितंबर को जो मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बाघों को छोड़ेंगे, चीतों को छोड़ेंगे जो नामीबिया से आ रहे हैं। तो फ्रांसीसी विचारक ले फेब्रे ने भूगोल के अपने संभववाद के विचारधारा में कहा था कि मानव व्यवहार को उसके पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाता है।
तो कोई भी अनिवार्यता या बाध्यता नहीं होती, बल्कि संभावनाएं होती हैं, और मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते उनके उपयोग का न्यायाधीश भी है। और संभावनाओं का न्यायाधीश होने का मतलब ये नहीं है कि आप संसाधनों का दोहन कर उन्हें पूर्णतः नष्ट कर दें, बल्कि संसाधनों के उपभोग की विधि के मध्य वर्तमान पीढ़ी तथा आने वाली पीढ़ियां सामंजस्य स्थापित करें, ताकि सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति बड़ी सहजता से सुनिश्चित हो सके। ये है संभववाद। तो वहीं पर तो भारत में जो चीते आने हैं वो नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से आने हैं। वहीं पर भारत में 1952 में चीतों को लुप्त घोषित कर दिया गया था, और उसके बाद ये पहला प्रयास हो रहा है। और ये जब प्रयास है वो अगर सफल होता है तो ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो पहले से ही कैट परिवार यानी बिल्ली परिवार के सभी 4 बड़े सदस्य हैं, शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, उसके सहजीवन का गवाह रहा है। यानी वहाँ पर पहले से ये चारों पाए जाते रहे हैं। चीता पुनर्वास परियोजना जो सवाना एवं शुष्क घास के मैदानों में पुनर्जीवित करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जो सवाना के शुष्क घास के मैदान है वो कहाँ पर हैं? मकर रेखा पर हैं। यानी और जो भारत का जो कोनो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो हो सकता है गर्मी की कंडीशन एक जैसी हो, लेकिन यहाँ की जलवायु थोड़ी बहुत अंतर हो सकती है। अगर वो सरवाइव कर गए तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण एक तरह का जलवायु कटबंधीय स्थानांतरण ही है। ये चीतों के पुनर्वास के लिए हमें सुरक्षा घेरा को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो कुछ आवश्यकता है, तो पहला सुरक्षा घेरा मजबूत करना, दूसरी शिकारियों से इनको कोई खतरा ना हो, इसका ध्यान रखना है। चीतों के भारत आगमन के पश्चात अन्य जीवों की उनके साथ सहजीविता, उनके साथ कैसे जीवन यापन करेगा, उस ये भी गंभीर मुद्दा रहेगा। इस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। तो ये जो चीता जो ट्रांसफ़र हो रहा है अफ्रीका से भारत में, ये एक अपने आप में एक बड़ी घटना है जो 17 सितंबर को आ जाएगा। एक ही पोर्ट सड़क, रेल और पोर्ट और हवाई मार्ग से भेज सकेंगे माल। तो लॉजिस्टिक लागत जो है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति की शुरुआत के बाद सरकार अब लॉजिस्टिक पर होने वाले खर्च को क्या कर रही है? कम कर रही है लगातार। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री इस को लॉन्च करेंगे, और लॉजिस्टिक लागत को 13% थी, उसको घटा करके 8% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। और 2030 तक लॉजिस्टिक लागत में 5% तक की कमी आ जाएगी। लॉजिस्टिक लागत में मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसिंग आती है, इन्वेंट्री आती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग पर होने वाले खर्च शामिल होते हैं। लॉजिस्टिक लागत में कम होने से कारोबार क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। वस्तु की कुल लागत कम हो जाएगी, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुएं जो है वो सस्ती हो जाएंगी, जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए निवेश की बढ़ोतरी भी होगी। 2018 के विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत लॉजिस्टिक सुगमता की रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वो 44वां था। इसको सुधार करने की भी ज़रूरत है। और 14 राज्यों ने अपनी लॉजिस्टिक तैयारी कर ली है। अब हम भारत की जो लॉजिस्टिक नीति है इस पर लागू करने वाले हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, यूलिप और ई-लॉग्स। यूलिप और ई-लॉग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यूलिप्स प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म से रेलवे, शिपिंग, नागरिक उड्डयन यानी एविएशन सेक्टर, सड़क ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी नेटवर्क, एनपीसीआई, कस्टम, डीजीएफटी जैसे विभाग जुड़ेंगे। वहीं पर जो है ये विभाग जो है ई-लॉग्स के माध्यम से पोर्टल बन गया। इस पोर्टल की मदद से तय समय में क्लियरेंस दी जाएगी। एक ही प्रकार के दस्तावेज को विभिन्न विभागों को नहीं भेजना पड़ेगा, और एक बार में ही पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। अगर रोड से आ रहा है, फिर रेलवे में जा रहा है, रेल से फिर एयरपोर्ट का हवाई जहाज़ के माध्यम से जा रहा है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग समय पर वही दस्तावेज बार बार दिखाना पड़ते थे। तो इससे लगातार देरी भी होती थी और सामान की लागत भी बढ़ जाती थी। तो ये अब चीज़ें कम हो जाएंगी। कुल लागत ट्रांसपोर्टेशन खर्च अभी 6% है, जिसे 4% करना है। वेयर हाउसिंग की लागत 3.5% है, जिसे 2.5% करना है। इन्वेंट्री लागत 2.5% से घटा करके 1% तक करना है। ऑर्डर प्रोसेसिंग पर अभी 1% लागत आती है, जिसको 0.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो नई लॉजिस्टिक नीति जो है वो यूलिप और ई-लॉग्स के इस्तेमाल से माल भेजना जो है उस पर काफ़ी सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये लगातार
व्यापार में सुगमता सरलता लाने का काम चल रहा है। वहीं समाजवादी सोच चौपट की देश की अर्थव्यवस्था, भारत के जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण, उन्होंने कहा यहाँ पर हमारे बात ये है कि 1700 ईस्वी में भारत जो है दुनिया की आमदनी का 23.5% यानी 23.6% का हिस्सा रखता था। वहीं 1947 में मात्र 3.58% था। लेकिन 1947 के बाद हमने समाजवादी नीति को अपनाया। समाजवादी सोच के कारण से हमने लोगों पर विश्वास नहीं किया, लोगों को उद्योग उद्यम के लिए नहीं प्रोत्साहित किया, जबकि हमने क्या कर दिया, हमने लाइसेंस परमिट राज स्थापित कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1991 में हमको IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ी और उनकी शर्तों पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ा। पिछले 8 साल से लगातार आर्थिकी में तेजी आ रही है, हमारी इकोनॉमी में वृद्धि हो रही है। भारत जो है दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये जो है दो पटरियां हैं, तो इन दोनों को साथ साथ आगे समांतर चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था नीचे रही है, इसको इंगित करते हैं और अब भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से तेज गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमको समाज पर, लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा। वहीं भारत की विकास यात्रा में अमेरिका जो प्रमुख साझेदार है वो रहेगा, इसका ऐसा भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है। क्योंकि अमेरिका की संसद के परिसर में भारत के आज़ादी का 75वां जो है साल जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से वहाँ पर मनाया जा रहा है। अमेरिकी समुदाय को बुधवार को एक संदेश भेजा मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि भारत के शब्द के कई अर्थ हैं, इन अर्थों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में जब हम निबंध लिखेंगे, एस्से लिखेंगे, उसमें ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमने उत्तर में भी हमारा अगर ये शब्द लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्तर माना जाएगा। जैसे भारत क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये विविधतापूर्ण देश है, एक प्राचीन संस्कृति है, एक सांस्कृतिक चेतना है जो कि भूगोल और समय से सीमित नहीं है, जो भूगोल और समय से लिमिटेड नहीं होती है, जो ज्योग्राफी यानी और जो है टाइम के बाउंडेशन में नहीं बंधी हुई है। तो ये भारत है। प्रवासी भारतीय भारत के हमेशा से विशिष्ट राजदूत रहे हैं। अलग से सरकारी राजदूत भेजने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जहाँ जहाँ भारत के लोग गए हैं वो भारत को की ही पहचान, वो भारत का ही प्रतिनिधित्व वहाँ पर करते हैं। 1947 के बाद आज 75 भारतीय अमेरिकी संगठन एक साथ आए हैं और यह एक ऐतिहासिक पल है। भारत और अमेरिका दो महान देशों को कई समान मूल्य एक साथ बांधे हुए हैं, जैसे लोकतांत्रिक मूल्य और स्वतंत्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। दो चीज़ें मूलभूत हैं, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और कमिटमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये जो है हमारे और अमेरिका के बीच के संबंधों को और बढ़ाती हैं। और कहा गया है कि भारत अमेरिका के संबंध उतने ही पुराने हैं जितने कि भारत की स्वतंत्रता, यानी 75 साल पूरे हो गए हैं। और जो बाइडेन का जो अभी प्रशासन है उसमें 130 भारतवंशियों की नियुक्ति की गई है, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो अमेरिका से भारत के संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। आज के इतिहास की बात करते हैं। 16 सितंबर आज ही के दिन MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म हुआ 1916 में तमिलनाडु के मदुरई जिले में। छोटी उम्र में संगीत का प्रशिक्षण लेने लगी थी। 1927 में रॉक फोर्ट मंदिर में संगीत का अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय बनी 1966 में। और भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में उन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा सहित कई स्थानों की यात्रा की। 1998 में भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली गायिका बनी MS सुब्बुलक्ष्मी। आज ही 16 सितंबर 1932 को गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर से प्रभावित दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। और 24 सितंबर को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। और ये जो पृथक निर्वाचन, जिसको सेपरेट इलेक्टोरल कहते हैं, वो समाप्त हुआ था 24 सितंबर को। 16 सितंबर को आमरण अनशन गांधी जी ने शुरू किया था और दोनों महान नेताओं ने भारत को आग में जलने से बचा लिया था और
अंग्रेज़ों की कूटनीति से भारत को बचा लिया था। ओजोन परत को ख़त्म होने से बचाने के लिए एक साथ 45 राष्ट्र आए हैं। यानी आज ही 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 1947 में 45 देशों ने ओजोन परत को ख़त्म होने से बचाने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को ओजोन दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, क्योंकि 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसी की याद में। तो आज ओजोन परत सुरक्षा दिवस भी है, संरक्षण दिवस भी है। तो सभी को ओजोन सुरक्षा दिवस, हमको ऐसे उपाय करने चाहिए, ऐसे किसी भी वस्तुओं का उपयोग कम से कम करना चाहिए जो कार्बन उत्सर्जित करते हों, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन फ्लोरोकार्बन है। तो ये कल हमने आपको बताया था। इसी के साथ आप लगातार जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे कल के समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।